सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मीर उल मुल्क यानी कि मीर मन्नू, जिसका सिखों के साथ संबंध 1748 से 1753 है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, सो हम अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। जो मुइन उल मुल्क था, उसको मीर मन्नू भी कहते हैं, वो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का वज़ीर कमरुद्दीन का पुत्र था। उसने मानूपुर के युद्ध 11 मार्च 1748 ईस्वी को अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली को पराजित करके अपनी योग्यताओं को और अपनी साहस को सबूत दिया। और वह 1748 ईस्वी से 1752 ईस्वी तक मुग़ल सम्राटों की बना रहा तथा 1753 ईस्वी तक अहमद शाह अब्दाली की ओर से पंजाब का गवर्नर रहा। ये लाइन काफ़ी कंफ्यूज कर जाती है, सो आई विल रिपीट। यह जो मीर मन्नू है वो 1748 से 1752 तक मुग़ल सम्राट की ओर से गवर्नर रहा। उसके बाद 1 साल और यानी कि 1753 तक वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से जो था पंजाब का गवर्नर रहा। ठीक है, 1713 से लेकर 1748 तक तो पंजाब के सभी मुग़ल गवर्नर जो थे, सबसे योग्य, चालाक तथा बहादुर गवर्नरों में से एक था मीर मोइन उल मुल्क। उसने भी सिखों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई, परंतु वह भी सिखों की शक्ति को कुचलने में असफल रहा। नियुक्ति के समय कठिनाइयाँ। जब मीर मन्नू को लाहौर 13 अप्रैल 1748 ईस्वी को पंजाब का गवर्नर बनाया तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। याहिया खां तथा शहनवाज खां के मध्य जो गृह युद्ध था, उससे जो सरकारी कोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। 1746 से 1748 ईस्वी तक जो फैली अराजकता थी, उसका लाभ उठाकर सिखों ने स्वयं को संगठित तो कर लिया। मीर मन्नू की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि दिल्ली का मुगल वजीर सफदरजंग, जो कि तुरानी दल जिससे मीर मन्नू का संबंध भी था, का वह सख्त विरोधी था। मीर मन्नू को यह भी शक था कि अहमद शाह अब्दाली कोई और हमला करके उसकी जो लाहौर का गवर्नर की जो राज्य गद्दी है उसको छीन न ले। ठीक है, क्योंकि उसने पहले भी उसको एक युद्ध में हरा दिया था। सिखों के विरुद्ध कार्रवाई। बाकी मुगल गवर्नरों की तरह ही उसने भी अपना जो पुण्य राज्य शासन प्रबंध था उसमें सुधार कर कर सिखों में जो था उसके विरुद्ध जो उनकी शक्ति को कुचलने के विरुद्ध जो नीति थी उसको जारी रखा। उसने कोड़ामल को दीवान नियुक्त किया तथा अदीना बेग को जलंधर दोआब का फौजदार नियुक्त किया। उसने सिखों के विरुद्ध जो दस्ते थे तैयार किए तथा अदीनी बेग को अपने इलाके में सिखों को चलने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। तत्पश्चात मीर मन्नू तथा अदीना बेग ने सिखों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। बहुत से सिखों को बंदी बनाकर लाहौर ले जाया गया तथा उनको नक्स नामक स्थान पर शहीद कर दिया गया। जून 1748 ईस्वी में अदीना बेग के साथ हुए युद्ध में लगभग 600 सिख शहीद हुए। सिखों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पर्वतों तथा जंगलों में जाकर शरण ली। अवसर मिल पाने पर वह मुगल सेनाओं पर आक्रमण करते तथा लूट मार करके दोबारा वापस चले जाते। राम रोनी दुर्ग का घेरा। अक्टूबर 1748 ईस्वी को दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए हजारों सिख जो थे अमृतसर में एकत्रित हुए। यह समाचार मिलने के कारण ही मीर मन्नू ने विशाल सेना अमृतसर की ओर भेज दी और उसका साथ देने के लिए अदीना बेग भी वहां पर आ गया। मुगल सेना की सूचना मिलने पर ही 500 सिख सैनिकों ने राम रोनी के किले में शरण ले ली। बाकी सिख रामसर के पास झाड़ियों में छिप गए। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने की घेराबंदी जो थी जारी रही। इसी बीच मुगलों तथा सिख सेनाओं में झड़पें भी होती रहीं और जिनमें लगभग 200 सिख सैनिक मारे गए। इसी दौरान जसा सिंह रामगढ़िया, जो कि पहले अदीना बाग के पक्ष में था, बाद में सिखों के साथ मिल लिया, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसी अवस्था में दीवान कोड़ामल की सलाह पर मीर मन्नू ने सिखों के साथ समझौता कर लिया और अपनी भलाई समझी। दीवान कोड़ामल के सुझाव पर ही मीर मन्नू ने परगना पट्टी की भूमि का 1/4 भाग सिखों को सिखों को सौंप दिया। इस समझौते के कारण कुछ समय के लिए सिखों ने मीर मन्नू के साथ जो थे संबंध शांत रहे। तो अब हम राम रोनी दुर्ग के किले से रिलेटेड एक बात करते हैं कि जसर सिंह आलूवालिया ने हरमंदिर साहिब से दूर दक्षिण में रामसर के पास एक नया किला बनवाया था, जिसका नाम अमृतसर नगर के संस्थापक चौथे गुरु रामदास जी के नाम पर राम रोनी रखा गया। इस किले में 500 व्यक्ति आ सकते थे। ठीक है,
अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर दूसरा आक्रमण। जिसका डर था वही हुआ कि जैसे मीर मन्नू को अहमद शाह अब्दाली के हमले का डर था, इसी तरह उसने दिसंबर में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर दूसरा आक्रमण कर दिया, जिससे जो था दिल्ली का वजीर सफदर जंग से कोई सहायता ना मिलने पर मीर मन्नू को अब्दाली से समझौता करना पड़ा। उसे आस थी कि दिल्ली का वजीर सफदर जंग उसकी सहायता करेगा, पर कोई सहायता ना मिलने पर उसने जो है उसको जो 4 महल सियालकोट, औरंगाबाद, गुजरात और पसरूर से जो प्राप्त होने वाली 14 लाख रुपए की वार्षिक लगदान अब्दाली को देना स्वीकार कर ली। सिखों पर अत्याचार। मीर मन्नू के लाहौर से अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जस्सा सिंह आहलूवालिया ने अपने साथियों के साथ लाहौर पर आक्रमण कर दिया तथा वहां भारी लूटमार की। मीर मन्नू जब समझौते के बाद लाहौर आया तो उसने सिखों द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर बहुत क्रोधित हो उठा और उसने सिखों को दी गई परगना पट्टी की जागीरें वापस ले ली तथा सिखों के विरुद्ध फिर से अभियान शुरू कर दिया। उसने सिखों को जीवित या मुर्दा पकड़ने वालों के इनाम की घोषणा कर दी। मीर मन्नू के प्रयत्नों के फलस्वरूप हजारों सिखों को निर्दयतापूर्वक फिर से कत्ल कर दिया गया। अन्य सिख जीवन की रक्षा के लिए फिर जंगलों तथा पर्वतों की ओर भागने लगे। इसी मध्य दिल्ली के वजीर के उकसाने पर नासिर खान ने 4 महल के प्रदेश में और मुल्तान में वहां के सूबेदार शहनवाज खां ने मीर मन्नू के विरुद्ध विद्रोह किए। उनका ध्यान इन विद्रोहों को कुचलने में लगा रहा। इसी बीच सिखों ने अपनी शक्ति को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। टोटल वो 2 बार जो था ऐसे बाहर युद्धों में लगा रहा और सिखों ने अपनी फिर से शक्ति बढ़ाई। फिर से उसने उनसे जागीरें वापस ले ली और फिर से अब वो क्या था, सूबेदार शहनवाज खां से युद्ध करने में व्यस्त हुआ था और फिर से सिखों ने अपनी जो है शक्ति बढ़ा ली। अब्दाली का तीसरा आक्रमण। अब्दाली का जो तीसरा आक्रमण था वो महमूद बटी के स्थान पर मीर मन्नू को उसने पराजित कर दिया। मीर मन्नू ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया अब्दाली के सामने। अब्दाली से समझौता करने से पूर्व उसने केवल 3 साथियों सहित उसके सामने पेश हुआ। उसने बड़ी बहादुरी से अब्दाली के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब ये प्रश्न क्या थे ये मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इस टॉपिक को क्लियर कर दें। उसकी बातचीत से जो उसने प्रश्न पूछे, मीर मन्नू के जवाब से अहमद शाह अब्दाली इतना प्रभावित हुआ कि उसने मीर मन्नू को माफ कर दिया तथा मीर मन्नू तथा अब्दाली के बीच एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत लाहौर तथा मुल्तान के प्रांत अब्दाली को दे दिए जाएंगे और इस प्रकार लाहौर तथा मुल्तान दोनों प्रांत मुगलों की जगह अफगानिस्तान का भाग बन गए। 13 अप्रैल 1752 ईस्वी में मीर मन्नू को अब्दाली ने अपनी ओर से लाहौर तथा मुल्तान का गवर्नर बना दिया और साथ में फरजद खां बहादुर रुस्तमी हिंद की उपाधि भी प्रदान की। उसके बाद सिखों को फिर से उन्होंने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। काबुल तथा दिल्ली दोनों को अपने आप से सुरक्षित जानकर मीर मन्नू ने सिखों को फिर से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने जालंधर दोआब में सिखों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। मार्च 1753 ईस्वी में जब होला मोहल्ला का त्यौहार था तो हजारों सिख अनंतपुर साहिब पहुंचे तो अदीना बेग ने अचानक उन पर हमला करके सैकड़ों सिखों को मौत के घाट उतारा। मीर मन्नू ने रामरोणी यानी कि रामगढ़ के किले पर आक्रमण करके 900 सिख सैनिकों को शहीद कर दिया। ठीक है। मीर मन्नू के आदेश पर ख्वाजा मिर्जा के नेतृत्व में प्रतिदिन जो थे दस्ते जो थे लाहौर से निकलते, ये जो दस्ते होते थे मुगलों के दस्ते होते थे, ये गश्तें करते जाते थे। गश्त मीन्स कि ये आगे बढ़ते जाते थे। ये जैसे कर्फ्यू नहीं लगा होता चारों तरफ, ये कर्फ्यू उनके लिए लगा होता था, सिखों के लिए। ये मतलब पूरी जो थे बाजार में घूमते रहते ये और सिखों को जो थे पकड़कर उनका कत्ल कर देते थे। ठीक है। सिख स्त्रियों तथा बच्चों को भी उन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर मार दिया जाता था, परंतु इन कार्रवाइयों के बावजूद भी सिखों के हौसले जो थे वो बुलंद थे। इस समय की एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि जिस तरह से किसान सोए की खेती को दातरी से बार बार काटता जाता है और वह पुण्य बढ़ जाते हैं, उसी तरह ही मीर मन्नू जैसे जैसे सिखों की शक्ति को समाप्त करता है वैसे वैसे ही वे दोगुने होए जाते हैं। इसलिए उस टाइम की एक कहावत है कि मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, जो जो सानू वड़दा असी दूने सवाए होए। मीर मन्नू की मृत्यु 2 नवंबर 1753 ईस्वी को मीर मन्नू ने अपने मलिकपुर के डेरे से सिखों को पकड़ने के लिए निकला।
उसका घोड़ा सिखों की गोली की आवाज़ सुनकर घबरा उठा तथा अनियंत्रित होकर भागने लगा। उसने मीर मन्नू को नीचे गिरा दिया, परंतु गिरते समय उसका एक पाँव घोड़े की रगाब में फंसा हुआ और घोड़ा उसे घसीटता हुआ काफ़ी दूर ले गया। इस दुर्घटना के कारण 4 नवंबर 1753 ईस्वी को मीर मन्नू की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के कारण सिखों ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का अवसर मिला। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 प्रश्न क्या थे जो अब्दाली ने पूछे। पहला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने पूछा कि यदि आप मुझे कैद कर लेते तो मेरा साथ कैसा व्यवहार करते? मीर मन्नू, मैं आपका सिर काटकर दिल्ली में अपने स्वामी के पास भेज देता। अहमद शाह अब्दाली, अब जबकि तुम मेरी कैद में हो तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? अहमद शाह अब्दाली ने मीर मन्नू से पूछा। तो मीर मन्नू कहता है कि यदि आप व्यापारी हो तो धन लेकर मुझे छोड़ दो, यदि आप कसाई हो तो मुझे मार दो, तथा यदि आप बादशाह हो तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाकर क्षमा कर दो। ये वही उसका आंसर था जिससे अहमद शाह अब्दाली उसकी बातों से इतना प्रभाव हुआ कि उसको माफ़ कर दिया, जो कि उसका शत्रु था, और उसको अपने राज्य में जो उसको राज्य का एक गवर्नर भी बना दिया, लाहौर और मुल्तान का। अब हम बात करते हैं कि मीर मन्नू की सिखों के विरुद्ध असफलता के क्या कारण थे। मीर मन्नू, जो कि बाकी के 2 शासकों से जैसे शहनवाज खां, यहिया खां से ज़्यादा लंबे समय तक अपनी जो राजगद्दी पर बैठा रहा, इवन के 5.5 वर्षों तक, और उसने फिर भी सिखों की शक्ति को कुचलने के लिए बहुत सारे जो थे, उसने तरह तरह के जो हथकंडे अपनाए, फिर भी वो क्या था, सिखों की शक्ति को कुचल नहीं पाया। तो उसकी जो उसको सिखों की शक्ति को ख़त्म करने के कुछ जो उसके असफल कारण थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि सिखों में संगठित जीवन को महत्व, क्योंकि सिखों में जो था एक अनुशासित रहना, जैसे कि हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी के समय तक सभी गुरु साहिबान जो थे, सिख संगत को बड़ा महत्व देते थे। इससे जो थे सभी जो सिख संगत थे, जो सिख सैनिक थे, वो खुद को एक संगठित रखकर रखते थे, चाहे इन्होंने जैसे भी दिन काटे हों, चाहे जंगलों में, पहाड़ों में, फिर भी इतने सारे उन्होंने हमले, इतने सारे आक्रमणों का सामना किया, फिर भी वे खुद को एक संगठित रखते थे। ठीक है, यही उनका कारण है कि मीर मन्नू जो है सिखों की कुछ शक्ति को कुचल नहीं सका। दल खालसा का संगठन 29 मार्च 1748 ईस्वी को सिखों ने अपने आप को दल खालसा के रूप में संगठित कर दिया। पहले सिखों के 65 जत्थे थे, दल खालसा के अंतर्गत उसकी संख्या घटाकर 11 कर दी। सिख जत्थों का अपना अपना नेता था, जस्सा सिंह आलूवालिया इसका प्रधान था। इससे जो थी सिख शक्ति को एक नई शक्ति मिली, जिससे वो और भी ज़्यादा संगठित हो गए। सिखों में असाधारण साहस तथा आत्म बलिदान की भावना, सिखों में अद्भुत साहस, वीरता, निडरता तथा धर्म की खातिर मर मिटने की भावना असीम थी, जिसके कारण कैसे भी परिस्थितियां हों, उनका साहस कभी भी डगमगाता नहीं था। इस्लाम तथा वो इस्लाम कबूल करने के स्थान पर अपना सिर कटवाना जानते थे, और ऐसी भावना रखने वाले कौम का नाश भला कौन कर सकता है। इससे है कि वे अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा सच्चे तथा ईमानदार थे। सिखों में धार्मिक जोश ने उन्हें सिखों अनुशासन एवं एकता के सूत्र में बांधे रखा। प्रत्येक सिख ने अपने पंथ के हितों की रक्षा के लिए अपने नेता की आज्ञा का पालन किया और अपना कर्तव्य समझा। एक धार्मिक जोश के कारण उनमें एक एकता पैदा हुई और उनको जैसे भी परिस्थितियां हो उनका सामना करने का साहस दिया। दीवान कोड़ामल का सहयोग, मीर मन्नू का दीवान, जो कि एक सहजदारी सिख था जिसका नाम कोड़ामल था, उसकी सिखों के प्रति पूरी सहानुभूति थी। मीर मन्नू सिखों के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्यवाही करता तो कोड़ामल उसे समझाकर उसे ऐसा करने से मना कर देता। मीर मन्नू ने सिखों को शांत करने के लिए उन्हें पट्टी तथा जाबिल की जागीरें भी दी। सिखों के प्रति इस सहयोग के कारण उसे कोड़ामल अथवा कड़वा आदमी की जगह मीठा मल यानी कि मीठा आदमी कहकर बुलाया जाने लगा। अदीना बेग की 2 रंगी चाल, मीर मन्नू ने अदीना बेग को जालंधर दोआब का फौजदार नियुक्त किया था। वह एक चालाक कूटनीतिज्ञ था। वह जानता था कि अगर सिखों की चुनौती समाप्त हो जाएगी तो मीर मन्नू को उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए वह दिल से यह नहीं चाहता था कि सिखों को पूरी तरह कुचला जाए। वह मीर मन्नू को खुश करने के लिए कभी कभी सिखों के विरुद्ध कार्यवाही कर फिर उनसे समझौता कर लगा था। वह लाहौर का सूबेदार बनने के सपने भी लेता था। पंजाब के जागीरदारों तथा किसानों का सहयोग, पंजाब के जमींदार तथा किसान भी मीर मन्नू के अधिकारियों के शोषण से बहुत तंग आ चुके थे।
इसलिए यह पीड़ित भी सिख धर्म में शामिल हो गई। यह किसान मुसीबत में पड़े दल खालसा के दस्यों को हर प्रकार की सहायता करते थे। सिखों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। साधनों की कमी होने के कारण सिख खुले मैदान में मुगल सेना के साथ नहीं लड़ते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा दिया, जिसे छापामार प्रणाली का भी कहा जाता है। अवसर का लाभ ही मिलते ही वे मुगलों पर आक्रमण करते, खूब लूटमार करके फिर पहाड़ों में जाकर छिप जाते। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत कठिन था। मीर मन्नू की समस्याएं। मीर मन्नू को अपना शासनकाल चलाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके विरुद्ध वो ध्यान तथा अपनी शक्ति को है एकदम संगठित नहीं कर पाया। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। उसके आक्रमण के डर कारण मीर मन्नू को अपने सिखों के विरुद्ध कार्रवाइयां रोकनी पड़ती थीं। दूसरा, दिल्ली का मुगल वजीर सफदर जंग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता था। उसके उकसाने पर ही उसने 4 महल के फौजदार नासिर खां तथा मुल्तान में शहनवाज ने विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरूप मीर मन्नू ने इन विद्रोहों को कुचलने में व्यस्त रहा, जिस कारण सिखों की शक्ति को कुचलना उसके लिए बिल्कुल सफल हो गया। उसकी जो नीतियां थी उसको रोकनी पड़ती थी वॉर के लिए। सो वो जो था सिखों को कुचलने में के लिए बिल्कुल भी जो थी उसकी सारी शक्तियां नाकामयाब हो चुकी थी। मीर मन्नू की दमनकारी नीति। मीर मन्नू ने सिखों को खत्म करने के लिए बहुत सारी दमनकारी नीतियां अपनाई, परंतु वो उनको कुचल नहीं सका। उसने बहुत सारी निर्दोष सिख लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उसने सिखों को दुर्बल करने की अपेक्षा और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। जैसे जैसे बलिदान होते जाते थे, वैसे वैसे सिख जो थे उनका जो शहीदी का खून को देखकर वो और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाते थे। वे धर्म के प्रति सच्चे रहते थे, ईमानदार रहते थे। इससे हमें पता चलता है कि सिखों ने अपनी अभूतपूर्व वीरता, आत्म बलिदान के कारण और भावना, धार्मिक जोश और खालसा के संगठनों के कारण, सिखों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी तथा मीर मन्नू की अपनी नीतियों के कारण वह सिख धर्म को या सिख सैनिकों को कुचलने के लिए पूरी तरह असफल रहा। सो ये थे सारे पॉइंट जो कि मीर मन्नू ने बहुत सारी कोशिशें की कि वो सिख की शक्तियों को कुचल दे, परंतु वह फिर भी अपनी जो उसके जो भी सारे इंटेंशन थे वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो हमारी इस चैप्टर का जो है एंडिंग हो चुकी है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।